हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। जी हाँ, एसएससी सीजीएल की जो अभी एग्जामिनेशन 2022 के लिए अभी वर्तमान में चल रही है। इसमें दोस्तों एक दिसंबर से लेकर आज 7 दिसंबर तक लगातार आपकी बैक टू बैक कई शिफ्टों के अंदर यहाँ पे एग्जाम हो चुकी है। और आज मैं आप सभी के लिए 7 दिसंबर का, जी हाँ 7 दिसंबर का जो सभी शिफ्टों के दोस्तों 100% लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूँ। 100 क्वेश्चन जो जीके जीएस के पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी का यहाँ पे रियल एनालिसिस मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की तमाम वीडियो दोस्तों आपको समय पर मिल सके। और अब जो आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, इसमें आप अपने जो नंबर में, जी हाँ डेफिनेटली जो 4 से 5 नंबर, जी हाँ 4 से 5 नंबर इंक्रीज करने वाले हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह क्वेश्चन जो पिछली जो शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द या उसके आसपास ही दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर रहा है एग्जामिनर। तो यहाँ से आज हम बात करने वाले हैं 7 दिसंबर की सभी शिफ्टों की जो 100 क्वेश्चन है उनके बारे में। यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आप सभी के सामने स्टैटिक्स आईक्यू परिवार उपस्थित हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। क्योंकि आपके यदि आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी एग्जाम है तो ये आपके लिए काफी जो क्लास है रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की जो शिफ्ट है, आज की शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा वंश कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष से आज क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था कन्नौज में, वह एक दल तो गुर्जर प्रतिहार था, जी हाँ एक दल तो गुर्जर प्रतिहार था, एक राष्ट्रकूट था और तीसरा जो दल था वह पाल वंश था। इन तीनों जो राजवंशों के मध्य यहाँ पे त्रिपक्षीय, जी हाँ त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जो कि कन्नौज के लिए चलता है। तो यहाँ पे आपको 3 तो यह ऑप्शन में दिया गया था और एक अन्य किसी राजवंश का नाम दिया गया था। तो वह दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होने वाला है। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है वह गुर्जर प्रतिहारों के, जी हाँ गुर्जर प्रतिहारों के मध्य होता है और राष्ट्रकूटों के और पाल वंश के मध्य होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जी हाँ अटॉर्नी जनरल कौन है। तो दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल है भारत के दोस्तों संविधान में आर्टिकल 76, जी हाँ आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 76 में जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। तो भारत के वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी है, जी हाँ आर वेंकट रमनी भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहा जाए तो यह है। फिर बात की जाती है, इन्हें जो 1 अक्टूबर 2022 से, जी हाँ 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। जी हाँ, जो आर वेंकट रमनी अभी हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं, इनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2022 को की गई है और इनका जो कार्यकाल होने वाला है 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल तक के लिए दोस्तों नियुक्त किया गया है। जी हाँ 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और ये भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। जी हाँ 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। तो दोस्तों, यह नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल श्योर था और यह पूछा भी गया है। और इसके बारे में हमें जो पिछले आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है उसके अंदर भी बात कर चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो वुमेन्स का अंडर 19, जी हाँ वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वह कहां आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे बात की जाती है आईसीसी जो अंडर 19 महिला 2020 विश्व कप का पहला संस्करण, जी हाँ जो इस बार अंडर 19 के वर्ल्ड कप का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले यह पुरुषों की प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, लेकिन अभी इसी वर्ष दोस्तों जो 2023 में आने वाला है इसके अंदर यहाँ पे महिलाओं के लिए भी अंडर 19 के वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 16 टीमें शामिल होगी। जी हाँ, इसमें जो वर्ल्ड कप में 16 टीमों के शामिल होगी। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में, जी हाँ यह टूर्नामेंट का जो आयोजन स्थल है, जी हाँ आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। जी हाँ आयोजन स्थल है जो दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 में। जी हाँ अभी दिसंबर चल रहा है और अगले महीने में, जी हाँ नववर्ष में दोस्तों जनवरी माह में ही यहाँ पे यह आयोजन किया जाना है। और बात की जाए कि जो वर्ल्ड कप की कप्तानी भारत की तरफ से किसके द्वारा की जाने वाली है, तो भारत की दोस्तों ओपनर बल्लेबाज धमाकेदार विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा के द्वारा वर्ल्ड कप की जो यहाँ पे कप्तानी की जाने वाली है। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों मेरियाना गर्त विश्व का सबसे जो गहरा स्थान है वह कहाँ पे स्थित है। तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में, जी हाँ पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आपको यह पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है और यह विश्व का सबसे गहरा, जी हाँ विश्व का सबसे गहरा स्थान है। विश्व का सबसे गहरा स्थान है
विश्व का सबसे गहरा स्थान है जो कि मेरियाना गर्त है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और विश्व के सबसे ऊंचे स्थान की बात की जाती है तो दोस्तों जो हिमालय के अंदर, नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे गहरा पूछा गया है, तो आने वाली शिफ्टों में सबसे ऊंचा भी पूछा जा सकता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान की बात की जाए, जी हाँ, सबसे ऊंचा स्थान है जो कि माउंट एवरेस्ट है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के अंदर स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो यह आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपने जो बिल्कुल एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अवार्ड से, और दोस्तों जो ये वादक होते हैं, जैसे नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सरोद वादक से क्वेश्चन पूछा, तबला वादक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो आप यहाँ से एक बार कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो बात की जाती है यहाँ पे 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जो जाकिर हुसैन है, जी हाँ, जाकिर हुसैन को 2009 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ 1988 में बात की जाती है तो 1988 में जाकिर हुसैन को जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों आपको यह अवार्ड भी पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन छप सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन सर्जन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधों के द्वारा जो अतिरिक्त जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पत्तियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो दोस्तों बात कर चुके हैं कि जो अतिरिक्त जल होता है या अनावश्यक जल होता है उसको वाष्प के रूप से दोस्तों यहाँ पे पौधे के द्वारा बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन जो मुख्य रूप से पत्तियों की जो स्टोमेटा के माध्यम से होता है। जी हाँ, पत्तियों में जो स्टोमेटा का भाग होता है उसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और स्टोमेटा जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण, जी हाँ, जो स्टोमेटा भाग है यह प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान से संबंधित है। तो दोस्तों जो स्टोमेटा है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्टोमेटा है वह पत्तियों में या पौधों में बात की जाती है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, और जो पौधों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह पत्ती के इस स्टोमेटा भाग के कारण ही होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम व राजा प्रथम किस राजवंश के शासक थे? तो जो ये दोस्तों राजेंद्र प्रथम है या राजा प्रथम है, यह चोल राजवंश के शासक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो एनालिसिस में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस चोल वंश से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो एक बार चोल वंश को भी दोस्तों ऊपर से कवर करके जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए। चोल वंश के दोस्तों राजेंद्र प्रथम और राजा प्रथम के अलावा अन्य जो शासक है विजाल्य ने चोल राजवंश के संस्थापक भी है। जी हाँ, जो संस्थापक है चोल वंश के वह विजाल्य, यह भी आपको पता होना चाहिए और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। फिर बात करें चोल राजवंश के मुख्य जो और शासक हुआ करते थे, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र तृतीय, राजा चोल प्रथम, आदित्य, गंधारीदित्य और पराकांता फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों जी हाँ, यह जो चोल राजवंश के मुख्य शासक हुआ करते थे। तो आपको यह पता होना चाहिए। अब आज की जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीसीएल का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे सीपीसीएल का पूरा नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह सीपीसीएल का पूरा नाम है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, जो कि दोस्तों ये किसके अधीन आता है? यह पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस मंत्रालय होता है उसके अधीन यह चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जी हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाती है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालोनाविस मॉडल पर आधारित है। जी हाँ, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है पीसी महालोनाविस मॉडल पर आधारित है और यहाँ पे जो पीसी महालोनाविस मॉडल है को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के लिए, जी हाँ, बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। इसका जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था औद्योगिकरण पर रखा गया था। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है किस मॉडल पर आती है? तो पीसी महालोनाविस मॉडल पे आती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आज क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना है। दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली जो
केंद्र शासित प्रदेश में आती है। इसमें राज्यपाल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और दिल्ली के वर्तमान जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है और यह अनिल बैजल के, जी हाँ, अनिल बैजल के स्थान पर इनको बनाया गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है कि जो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो यह किन के स्थान पर दिल्ली के उपराज्यपाल के दोस्तों पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और स्टैटिक्स IQ परिवार यह नहीं चाहता कि यहाँ से जो एनालिसिस देखने वाले स्टूडेंट का दोस्तों आगे आने वाली सेक्टर में एग्जाम है तो किसी प्रकार से क्वेश्चन गलत हो। चलिए इसी उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो लोकसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक कोरम क्या है। कोरम कहा जाए या दोस्तों जो गणपूर्ति कहा जाता है, जी हाँ, गणपूर्ति कहा जाए, तो यहाँ पे लोकसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक कोरम क्या है या गणपूर्ति क्या है। तो लोकसभा में दोस्तों जितने सदस्य होते हैं उनका 1/10 सदस्य वहां पे उपस्थित होना चाहिए, यह गणपूर्ति है। जी हाँ, जो लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है तो कोरम है 1/10। लोकसभा में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10वें सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो इसे कोरम कहा जाता है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य, जी हाँ, यदि लोकसभा कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक, जी हाँ, लगातार 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट स्वतः ही जो रिक्त घोषित कर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से एक मुख्य फैक्ट यह भी है कि यदि कोई लोकसभा का सदस्य लगातार 60 दिनों तक लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को स्वतः ही रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 60 दिनों का समय दिया गया है। 60 दिनों में अध्यक्ष को बिना सूचित किए हुए दोस्तों अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त कर दी जाती है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गणपूर्ति से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 इन इंडिया। जो भारत में मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी। तो जी हाँ, जो मतदान की आयु है आरंभ में 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन इसे किसी संविधान संशोधन के माध्यम से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई है। तो बात की जाए 61वें संविधान संशोधन, जी हाँ, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो जी हाँ, जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, जी हाँ, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है, यह जो 61वें जो संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से की गई है। और यह 61वां संविधान संशोधन कब होता है, तो ये 1989, जी हाँ, 1989 में यह संविधान संशोधन होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 326 में संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। और जो 61वां संविधान संशोधन होता है यह आर्टिकल 326 में होता है। जी हाँ, आर्टिकल 326 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में जो चुनाव में दोस्तों न्यूनतम है, वोटिंग करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और बात की जाती है अनुच्छेद 326 लोकसभा, जी हाँ, जो आर्टिकल 326 इसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित यहाँ पे कार्य को समझाया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हम आर्टिकल 326 की बात कर रहे हैं यह इसमें संशोधन किया गया है। लेकिन संविधान में आर्टिकल 326 में किसके बारे में कहा गया है, तो 326 में जो लोकसभा और विधानसभा होती है, जी हाँ, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित कार्य प्रणाली के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से वाणिज्य के उपयोग के लिए किए जाने वाले कोयले का प्रकार क्या है। तो भारत में जो मुख्य रूप से जो वाणिज्य में उपयोग किया जाता है कोयला कितने प्रकार, कौन से प्रकार का है, वैसे बात की जाती है तो आप सभी को पता है कि जो भारत में दोस्तों या जो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जी हाँ, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है एंथ्रेसाइट। जी हाँ, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है। फिर उसके बाद में जो कोयला आता है बिटुमिनस आता है। जी हाँ, बिटुमिनस कोयला आता है। बिटुमिनस के बाद में जो तीसरे प्रकार का होता है वह लिग्नाइट कोयला होता है। जी हाँ, लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है। और चौथा जो सबसे निम्न कोयला आता है वह पीट कोयला आता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोयला है। जी हाँ, सबसे उच्च कोयले की बात की जाती है, सबसे उच्च कोयला है यह एंथ्रेसाइट है। और यह बिटुमिनस कोयला द्वितीय स्तर पर लिग्नाइट। और सबसे दोस्तों निम्न कोयला कौन सा होता है, तो यह आपको पता होना चाहिए, जो पीट कोयला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो किसी दोस्तों कोयले का यहाँ पे वाणिज्यिक उपयोग सबसे सर्वाधिक अधिक किया जाता है, तो जो बिटुमिनस कोयला है, जी हाँ, भारत में बिटुमिनस कोयले का व्यावसायिक के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। दोस्तों बात कर चुके हैं कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उच्च कोयला होता है एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न कोयला होता है पीट।
तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके द्वारा ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं, तो यहाँ पे बात की जाती है जो प्रकाश वर्ष का प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, जो लाइट ईयर होता है वह दूरी नापने की इकाई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आज ही की शिफ्ट में हाल ही में किस राज्य ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू की गई है? तो दोस्तों योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, योजना है मेडिसेप जो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो बात की जाती है केरल सरकार के द्वारा 1 जुलाई, जी हाँ, मेडिसेप जो योजना है केरल सरकार की योजना है, कब लागू की गई? 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू की है। यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, जी हाँ, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है। तो दोस्तों जो मेडिसेप योजना है वह पेंशनधारियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं केरल राज्य के, उनके सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। इसमें जो प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा प्रदान करनी है, जो दोस्तों केरल सरकार के द्वारा की जाने वाली है। तो मेडिसेप योजना आप सभी ने देखा कि मेडिसेप जो योजना है केरल राज्य की है, जी हाँ, केरल राज्य की है मेडिसेप योजना, और यह कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, उनके पेंशन भोगियों को या उनके सदस्यों के दोस्तों 3 लाख रुपए तक का दोस्तों कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करने की यहाँ पे उद्देश्य रखा गया है। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेलीमानस का पूरा नाम क्या है? तो टेलीमानस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो टेलीमानस का यहाँ पे पूरा नाम होने वाला है टेलीमेंटल हेल्थ, जी हाँ, टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, जी हाँ, टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, जो टेलीमानस का फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों यह त्वरण का होता है, जी हाँ, त्वरण का होता है, A बराबर dv/dt होता है, तो यह आप सभी को पता है। और त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, और इसका दोस्तों मात्रक होता है जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, आपको यह भी पता होना चाहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनरेगा से, और क्वेश्चन पूछा गया है मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है? तो जो मनरेगा योजना है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है? तो यहाँ पे बात की जाती है मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अगस्त 2005 में भारतीय संसद में नरेगा के नाम से पारित होता है। जी हाँ, जो नरेगा के नाम से 2005 में भारतीय संसद में ये पारित होता है, और 2 फरवरी 2006 को इसे लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, नरेगा का जो दोस्तों पारित किया जाता है 2005 में, जी हाँ, संसद के द्वारा 2005 में पारित किया जाता है, जबकि इसे लागू किया जाता है 2 फरवरी, जी हाँ, 2 फरवरी 2006 में, जी हाँ, 2 फरवरी 2006 में इसे लागू किया जाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर बात की जाती है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर 2009 में नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर MG नरेगा कर दिया गया है। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है, जो कि पहले नाम हुआ करता था नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है? तो जो मनरेगा योजना है दोस्तों 2006 में इसे लागू किया गया है। तो यहाँ पे जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और उसका कार्यकाल था 2002 से, जी हाँ, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और इसी कार्यकाल में मनरेगा की स्थापना होती है, या जो मनरेगा को पारित किया जाता है। तो आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो जो आरबीआई के द्वारा बैंक को दिए जाने वाला ऋण होता है उसे बैंक दर या रेपो दर कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे एक होता है रेपो दर, एक रिवर्स रेपो दर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, जी हाँ, बैंक दर या जो रेपो दर है वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो रेपो दर होती है वह केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए जो ऋण देता है उसकी, जबकि रेपो दर की बात की जाती है जिस पर केंद्रीय बैंक कम समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो बैंक दर और रेपो दर के बारे में आप समझ चुके होंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
से जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पे सारे गामा से जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल जो दिया था, जो प्रत्येक 8वां तत्व जो पहले तत्व की बात थी दोस्तों यहाँ पे समानताएं प्रदर्शित करता है। ये किसका मॉडल है? तो यहाँ पे प्रत्येक 8वां परमाणु तो अष्टक है, और अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड ने। जी हाँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, और न्यूलैंड का अष्टक नियम 1866 में, जी हाँ 1866 में प्रकाशित किया गया। और यह परमाणु आधार पर है, जी हाँ परमाणु भार के आधार पर यह है दोस्तों जो न्यूलैंड का अष्टक नियम प्रदर्शित किया गया। और यह न्यूलैंड का अष्टक नियम है दोस्तों जो 20 परमाणु क्रमांक 20 तक कैल्शियम तक यहाँ पे सक्षम हो पाया। और फिर बात करें, हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के गुणों से समानता दिखाता है। जी हाँ, हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के गुणों से समानता दिखाता है, इसीलिए दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। या जिस प्रकार सारे गमा पादा निशा तो सा वापिस आ जाता है, इसी प्रकार दोस्तों 8वां परमाणु जो है पहले परमाणु के समान यहाँ पे जो गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे सारे गामा पादा मॉडल या दोस्तों जो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है, या अष्टक नियम या परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो जो समवर्ती सूची होती है दोस्तों, भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती है। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, जी हाँ राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जी हाँ समवर्ती सूची। यह 3 प्रकार की सूचियां हैं, और इसमें जो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों केंद्र को है। जी हाँ, केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उनमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और जो समवर्ती सूची होती है इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर यहाँ पे कानून बनाते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है। तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही दोस्तों मान्य होगा। और जो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इस समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषयों को रखा गया है। इन 52 विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे कानून का निर्माण करती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सिक्किम में नहीं मनाया जाता? तो सिक्किम में त्योहार कौन सा नहीं मनाया जाता? ऑप्शन दिया गया था लोहड़ी, लोसांग और साकेवा, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। और दोस्तों जो लोहड़ी ऑप्शन है ये पंजाब में मनाया जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। पंजाब में लोहड़ी जो त्योहार है वह मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और अब बात कर ले सिक्किम के अन्य जो त्योहार मनाए जाते हैं उनकी, तो लहबाब दुचेन त्योहार है, सकेवा त्योहार है, सागा दवा है, रेड पांडा शीत उत्सव है, दुक्रुपा सीची है, लोसांग उत्सव है, जो कि सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और सिक्किम राज्य दोस्तों जो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है जो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो यूपी है, जिसकी जनसंख्या समथिंग 21 करोड़ की समथिंग है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तंजौर किस राजवंश की राजधानी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों देखा कि यहाँ पे पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे तीसरी शिफ्ट में फिर से जो चोल वंश का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी? तो चोल वंश की राजधानी थी। अब बात की जाए 850 ईस्वी की, जी हाँ 850 ईस्वी में चोल वंश ने म्यूरियार प्रमुखों को पराजित करके तंजावर पर अधिकार कर लिया। जी हाँ, जो चोलों से पहले जो तंजावर पर अधिकार हुआ करता था वह मुत्रियार के प्रमुखों को पराजित करके दोस्तों इन पे अधिकार किया, और मुत्रियार का यहाँ पे दोस्तों शासन हुआ करता था। लेकिन तंजौर को दोस्तों जो अधिकार कर लिया चोलों के द्वारा, और इसे अपनी राज्य राजधानी भी बनाया गया। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों जो फॉर्मूले हैं उनको मैं बार बार आपको हर दिन का एनालिसिस होता है उसके बारे में यहाँ पे मुख्य जो फॉर्मूले हैं उन सभी के बारे में बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिप्सम होता है CaSO4 ट्वाइस H2, यह होता है जिप्सम। और अब बात की जाती है पीओपी की होता है। तो दोस्तों पीओपी CaSO4 तो होती है, लेकिन यहाँ पे हाफ H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, और ये डाईहाइड्रेट होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट तो जिप्सम को कहा जाता है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जी हाँ 1/2 जल का आधा अणु होने के कारण इसे हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है, वर्ष 2010 में
पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो 2010 में पहले युवा ओलंपिकों का आयोजन किया गया था तो वह कहाँ किया गया था? तो दोस्तों उत्तर है यहाँ इसका सिंगापुर। और जो सिंगापुर में 2010 में पहले युवा ओलंपिक हुए वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। और बात की जाती है यूथ ओलंपिक 2024 के दोस्तों कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो यूथ जो ओलंपिक है, जी हाँ, जो यूथ ओलंपिक 2024 जो कि विंटर यहाँ पे है वह गैंगवॉन दक्षिण कोरिया में इनका आयोजन किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों जो आपकी पिछली जो एनालिसिस जो है उनमें यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात की जाती है कि यहाँ पे विंटर की बात कर चुके हैं, अब बात करें यूथ ओलंपिक समर। जी हाँ, ग्रीष्म काल के जो यूथ ओलंपिक होने हैं वह डकार सेनेगल में इनका आयोजन किया जाएगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए डकार सेनेगल में इनका आयोजन किया जाने वाला है। बात करें अगले क्वेश्चन पर, किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है तो इसी दिन दोस्तों कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है और इसी दिन भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। जबकि जो भारतीय संविधान है दोस्तों पूर्ण रूप से 26 जनवरी, जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लेकिन जब संविधान बनकर पूर्ण तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को ही दोस्तों भारत के संविधान को अंगीकृत कर दिया जाता है। कुछ अनुदेशों को कुछ जो अनुच्छेद होते हैं उनको लागू कर दिया गया। वैसे जो भारतीय गणतंत्र बनता है वह 26 जनवरी 1950 को बनता है, तो आपको यह समस्त बातें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है 103वीं संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस को है 103वीं कौन जो संविधान संशोधन उसके माध्यम से 10% आरक्षण दिया गया है। जी हाँ, 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। तो यहाँ पे 2019 के अंदर 103वें संशोधन ने एसटी व एससी, जी हाँ, एससी व एसटी और ओबीसी आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जी हाँ, जो 10% का आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, जिसमें वह व्यक्ति जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के तहत कवर नहीं हो रहा था उन्हें दोस्तों जो 10% आरक्षण दिया गया है स्वर्ण आरक्षण के करके माध्यम से। यहाँ पे बात की जाती है कि जो यह 103वां संविधान संशोधन होता है संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में शामिल किया गया है। जी हाँ, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(6) है और 16(6) है उसके अंदर जो 103वां संविधान संशोधन शामिल किया गया है और इसमें जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है यह पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लेजिम की बात की जाती है तो लेजिम के अलावा और जो मुख्य नृत्य है वह है लेजिम है, लावनी है, नक्टा है, बोहड़ा है, गफा है, दही कला है और पावरी नाच है। और दोस्तों जो लावनी है आप सभी को पता है कहाँ की जाती है, तो लावनी जो लोक नृत्य है ये हरियाणा में किया जाता है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपके द्वारा नहीं भेजे गए हैं। तो आर्यभट्ट की जो मुख्य पुस्तक है उसका नाम है आर्यभट्टीय ग्रंथ। और जी हाँ, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? तो यह संस्कृत भाषा में की गई है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, नूपा किस राज्य का लोक नृत्य है? जो नूपा लोक नृत्य है यह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, मणिपुर राज्य का लोक नृत्य नूपा है, यह आपको पता होना चाहिए। नूपा के अलावा मणिपुर के और अन्य जो लोक नृत्य है उनके बारे में बात करें तो है थांगटा, कुबाक एशेई, लाई हरोबा, नूपा, चोलाम, डोल चोलम, चंबा थाईबी, पुंग चोलाम। जो इस प्रकार के दोस्तों जो मुख्य लोक नृत्य हैं जो मणिपुर राज्य के हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? सॉरी दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? जब मूल संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पे बात की गई है और फिर यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? तो बात करें 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो बात की जाती है कि जो मौलिक कर्तव्य है कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों 1976 में जोड़े गए। 1976 में 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों भारत में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जी हाँ, जो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सन 1976 में जोड़ा गया, आपको यह पता होना चाहिए। और यह 10 मौलिक कर्तव्यों से 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो जो 86वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन दोनों दोस्तों यहाँ से पुटअप हो सकते हैं और यहाँ पे पूछे भी जा चुके हैं। अब बात करें अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन विच सिटी? तो यहाँ पे दोस्तों
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ पे आयोजन किया गया था, और ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला राष्ट्रमंडल खेल है 1930 में, जी हाँ, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर जो हैमिल्टन में इसका आयोजन किया गया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ करते हैं इनका प्रथम आयोजन 1930 के अंदर कनाडा शहर के हैमिल्टन, कनाडा दोस्तों देश के हैमिल्टन शहर के अंदर आयोजन किया गया था। तो आपको यह पता होना चाहिए, यह सन मुख्यतः पूछी जाती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको छप सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो जूट उत्पादन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जूट उत्पादन में सबसे बड़ा जो जूट उत्पादक देश है वह भारत है। जी हाँ, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य, या सॉरी दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। जी हाँ, उत्पादक की बात की जाती है तो उत्पादक देश में भारत का स्थान आता है प्रथम, और दोस्तों निर्यातक की बात की जाती है तो यहाँ पे भारत का स्थान आता है दूसरा। बांग्लादेश और चीन का स्थान है, बांग्लादेश और चीन का स्थान है, यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो दोस्तों पिछले जो आपने एनालिसिस देखा होगा उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें 72 सदस्य भाग लेते हैं, और ये बंबई की जो गोपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन होता है, और इसकी अध्यक्षता जो WC बनर्जी के द्वारा, जी हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे आने वाले शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के सामने है कि पहले सत्र से क्वेश्चन पूछ चुका है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो कोलकाता में यह जो दूसरा आयोजन होता है, पहला दो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वह बंबई में दोस्तों गोपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। इसमें 72 सदस्य भाग लेते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। दूसरा जो सत्र होता है इसका आयोजन कोलकाता में होता है, और कोलकाता के अंदर इसमें अध्यक्षता किसने की थी। तो कोलकाता के अंदर इसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों की गई थी। तो सेकंड जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वह कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में होता है। जी हाँ, 1886 में इसका आयोजन किया जाता है, और इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि भाग लिए थे। जी हाँ, 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सबकी जो प्रथम अधिवेशन की बात की जाती है तो प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लेता है, और जो दूसरा अधिवेशन होता है वह 1886 के अंदर 434 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलेगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का समुच्चय होता है उसे बायोम कहा जाता है। जी हाँ, बायोम के नाम से पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है, और यह बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र के समान ही कार्य करता है। जो बायोम होता है पारिस्थितिकी तंत्र के समान कार्य करता है, जिसमें एक मौसम तथा भौगोलिक दृष्टि से समान जलवायु परिस्थितियों के क्षेत्र में, जैसे कि पौधा हो, पशुओं के समुदायों, मिट्टी अवयव के रूप में अक्सर पारितंत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि बायोम जो शब्द है यह एक पारिस्थितिकी तंत्र के समान ही कार्य करता है, और इस पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को ही बायोम कहा जाता है, जिसमें एक मौसम होता है, भौगोलिक दृष्टि के समान जलवायु परिस्थितियों के क्षेत्र, जैसे वहाँ पे पौधे होते हैं, पशुओं के समुदाय होते हैं अनेक, और मिट्टी के कई अवयव के रूप में दोस्तों अक्सर जो तंत्र होता है इसे बायोम कहा जाता है, और इस बायोम को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में उच्च तापमान में उच्च वर्षा होती है। तो जहाँ पे उच्च तापमान में उच्च वर्षा कहाँ पे होती है, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जिसके जो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर उच्च तापमान पाया जाता है, यह भी आपको पता है। अब बात करें ICR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो ICR है यह दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक के लिए कार्य किया जो काम में लिया जाता है। तो जो खाद्य परीक्षक है उसे सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। जी हाँ, सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है, और जो सोडियम बेंजोएट होता है इसमें बेंजोइक अम्ल होता है और NaOH होता है। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और बेंजोइक का दोस्तों जो संयुक्त मिश्रण होता है इसे सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। और सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक का कार्य करता है। जी हाँ, जिसका उपयोग सलाद को सजाने में किया जाता है। कार्बोनेटेड जो पेय होते हैं उसमें दोस्तों सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। फलों के रस में, अचार में, मसालों में, और जो फ्रोगेट टॉपिंग होती है जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों के व्यापक रूप में जो किया जाता है वह सोडियम बेंजोएट किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट देखा कि बेंजोइक अम्ल और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का संयुक्त मिश्रण होता है, और यह सोडियम बेंजोएट होता है जो परिरक्षक के रूप में कार्य
काम में लिया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है गिफ्ट ऑफ मोनोएथिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, बड़ी ही चर्चित पुस्तक है और वह है गिफ्ट ऑफ मोनोएथिज्म पुस्तक, जिसके लेखक राजा राम मोहन राय है। सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बात करें किस बंदरगाह का निर्माण बॉम्बे पोर्ट के भार को कम करने के लिए गुजरात में किया गया है? तो दोस्तों जो बॉम्बे पोर्ट के भार को कम करने के लिए गुजरात में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था और इस कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम परिवर्तन करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में जिन नाम परिवर्तन से भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, चाहे वह शहर का नाम परिवर्तन से क्वेश्चन हो या किसी रेलवे स्टेशन का, किसी एयरपोर्ट का नाम परिवर्तन से हो, या दोस्तों जो कई बंदरगाह होती है, पतन होता है, उनके जो नाम परिवर्तन से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कांडला बंदरगाह का नाम आ चुका है, तो अब इसका नवीन नाम क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आपको यह पता होना चाहिए जो कांडला बंदरगाह है गुजरात में, इसका नाम परिवर्तन करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो नागरिकता अधिनियम है यह 1955 में, जी हाँ, नागरिकता अधिनियम है जो 1955 में लागू किया गया था। तो आपको यह पता होना चाहिए। और 1955 के बाद में दोस्तों यहाँ पे 6 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। जी हाँ, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था, जी हाँ 1955 में लागू किया गया था, इसमें 6 बार संशोधन है। जी हाँ 6 बार संशोधन किया जा चुका है। और 6 बार कब कब किया गया है? 1955 में इसे लागू किया गया। प्रथम संशोधन 1986 1986 में किया गया, 1992 2003 में, 2005 में और 2015 में और 2019 में भी दोस्तों इसमें परिवर्तन किया गया है। 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में 6 बार दोस्तों जो भारत का नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लागू किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की स्थापना है यह 2006 में की गई थी। जी हाँ 2006 के अंदर बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। और यह जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दोस्तों जो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर दोस्तों दी जाती है, और ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत की गई। और बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जो आयोजन है दोस्तों 2006 से इसकी स्थापना की जाती है या देना आरंभ किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की दोस्तों महिला क्रिकेट टीम की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदाना को अभी हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, जी हाँ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और ये भारतीय महिला टीम की दोस्तों उपकप्तान भी है। जी हाँ उपकप्तान भी है। और भारतीय महिला टीम की कप्तान की बात की जाती है तो भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। जी हाँ हरमनप्रीत कौर भारत की महिला टीम की कप्तान है। उप कप्तान है स्मृति मंदाना। और स्मृति मंदाना को दोस्तों अभी हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आगे आने वाले शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को इसे नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भारत के दोस्तों ऑलराउंडर है जो राज अंगद बाबा, जिन्होंने जो अंडर 19 विश्व कप 2022 के दोस्तों शानदार प्रदर्शन किया और जो भारत ने इसने दोस्तों विजय प्राप्त की। और भारत दोस्तों जो अंडर 19 विश्व कप का जो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच राज अंगद बाबा रहता है, जो इस 2022 के विजेता रहता है भारत। जी हाँ भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता रहता है। और इसमें उप विजेता हो जाती है वह होती है इंग्लैंड। जी हाँ भारत ने इंग्लैंड को हराकर दोस्तों यह इस बार का जो अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। इसका जो आयोजन स्थल की बात की जाती है, आयोजन स्थल की बात करें तो आयोजन स्थल यहाँ पे वेस्ट इंडीज में किया गया है। जी हाँ वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया है। वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया है। मैन ऑफ द मैच की बात की जाती है। जी हाँ मैन ऑफ द मैच की बात की जाती है तो राज अंगद बाबा, जी हाँ राज अंगद बाबा को मैन ऑफ द मैच फाइनल में दिया गया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वह डेवाल डिब्रेस को दिया गया है। और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो मैन ऑफ द मैच राज अंगद बाबा को दिया गया है। अंडर 19 विश्व कप 2022 का आयोजन जो वेस्ट इंडीज में किया गया है, इसमें विजेता भारत रहती है, उप विजेता इंग्लैंड रहती है। और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच राज अंगद बाबा को
प्लेयर ऑफ द सीरीज दोस्तों ब्रेविस को दी गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया गया है। तो यहाँ से समस्त ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब अंडर 19 विश्व कप से यहाँ पे क्वेश्चन छपने आरंभ हो चुके हैं, तो ये समस्त क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक बार इसे भी आप एक बार हल्का सा रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, मोहे रंग दो लाल सॉन्ग के लिए किसे फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी, उसका नाम है बाजीराव मस्तानी, और बाजीराव मस्तानी में जो सॉन्ग है मोहे रंग दो लाल है, इसके लिए दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। और ये बेस्ट कोरियोग्राफर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों बिरजू महाराज को। जी हाँ, बिरजू महाराज को यह इस गाने में कोरियोग्राफी के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और मोहे रंग दो लाल ये है दोस्तों बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये जो गाना है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए किस फिल्म में अभिनय किया, किस फिल्म में इस गाने का प्रदर्शन किया गया है, तो वह है बाजीराव मस्तानी है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पूछा गया है, ये दोस्तों भरतनाट्यम से, जी हाँ भरतनाट्यम से दोस्तों मुख्य जो शास्त्रीय नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनके अलावा भरतनाट्यम की और दूसरी जो मुख्य नृत्यांगना है उसमें नाम आता है मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी, अरुंडेल सिंह, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणाली साराभाई और पदम सुब्रमण्यम, बी हरमेंद्र नाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन और बाला सरस्वती। इस प्रकार से प्रमुख जो भारत के भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं, नृत्य करने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, समस्त का यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो यह भी आप एक बार हल्का सा रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं एग्जाम में। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ है। तो जो सागर परिक्रमा प्रोग्राम है इसे कहाँ से आरंभ किया गया है। तो दोस्तों बात की जाती है अभी जो हम हाल ही में जो आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में बना रहे हैं, तो इसी के दोस्तों एक भाग के रूप में यह पहल शुरू की गई है। जी हाँ, आजादी का अमृत महोत्सव या आजादी का 75वां जो महोत्सव अमृत महोत्सव के माध्यम से मनाया गया है, इसी की पहल है एक। और जो सागर परिक्रमा की यात्रा शुरुआत गुजरात के मांडवी स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से की गई है। तो जो सागर परिक्रमा यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो गुजरात राज्य से की गई है। और गुजरात में जो मांडवी में स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से यहाँ पे सागर परिक्रमा की जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और यह आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम का ही दोस्तों एक भाग है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस भाग का सफल आयोजन किया गया है। और ये गुजरात राज्य में किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द हाउसेज कैन ए मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में, जी हाँ केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में ही इसे पेश किया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा धन विधेयक दोस्तों है या नहीं है। सभी लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे पेश किया जाता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आएगा, ना कि राज्यसभा में। तो दोस्तों यह आपका आंसर लोकसभा होना चाहिए था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2016 में संगीत में फुकुओका अवार्ड किसे दिया गया है। तो फुकुओका अवार्ड है जो किसे दिया गया है, तो दोस्तों भारत के जो महान गायक कलाकार हैं ए.आर. रहमान। जी हाँ, ए.आर. रहमान को दोस्तों जापान का जो प्रसिद्ध संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला फुकुओका, जी हाँ फुकुओका प्राइज 2016 से सम्मानित किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो फुकुओका अवार्ड है किस देश का सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार है। तो यह जापान का, जी हाँ जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जापान का सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार है। और 2016 में ए.आर. रहमान को फुकुओका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, जनगणना की परिभाषा क्या है। तो जनगणना की परिभाषा क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं, तो यहाँ पे जनगणना के बारे में बात की जाती है। तो किसी देश अथवा किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में, किसी देश अथवा किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाता है। तो दोस्तों किसी देश के बारे में कहा जाए या किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के बारे में वहां पे विधिवत रूप से सूचनाएं प्राप्त करना या उनका रिकॉर्ड करना कि वहां पे कितने व्यक्ति हैं, किस समुदाय से कितने व्यक्ति हैं, कितने पुरुष हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अविवाहित है, कितने विवाहित है, कितने बच्चे हैं। इस प्रकार से समस्त जो रिकॉर्ड या आंकड़े जुटाना ही जनगणना कहलाती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। यह एक निश्चित समय अंतराल के बाद की जाती है। जी हाँ, जो यह निश्चित समय अंतराल के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में 10 वर्षों से जो जनगणना का कार्यक्रम किया जाता है, जिसकी शुरुआत दोस्तों
लॉर्ड लिंटन के समय ही आरंभ कर दिया गया था। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। जी हाँ, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में किसे फ्रांस द्वारा टाइटल ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2009 में फ्रांस के द्वारा टाइटल ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर। जी हाँ, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनको 2009 में फ्रांस के दो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है टाइटल ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब बात की जाती है लता मंगेशकर से, तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, 2001 में भारत रत्न से, 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, और हाँ 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आपने देखा लता मंगेशकर को दोस्तों भारत के समस्त सर्वोच्च पुरस्कार दिए जा चुके हैं। भारत के समस्त सर्वोच्च पुरस्कारों में बात की जाती है तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आता है भारत रत्न। जी हाँ, भारत रत्न भी सम्मानित किया जा चुका है, जो 2001 में सम्मानित किया गया। फिर भारत का दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार आता है उसमें पद्म पुरस्कार आते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण। जी हाँ, पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है इसमें पद्म भूषण। जी हाँ, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा पुरस्कार होता है पद्म श्री। जी हाँ, तीसरा पुरस्कार जो होता है वह पद्म श्री होता है। इन समस्त पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण 1999 में और जो पद्म भूषण है 1969 में प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो भारत की टॉप 3 जो पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आते हैं, पहला है भारत रत्न, इसे सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्हें समस्त यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और यहाँ पे फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ये समस्त पुरस्कार पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच भारत कब आया था? तो वुड डिस्पैच भारत कब आया था? तो यह भारत में 1854 में आया था। और 1854 में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। जी हाँ, चार्ल्स वुड थे उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन जो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच किसे कहा जाता है आप समझ चुके होंगे कि जो चार्ल्स वुड थे उस समय के 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे वह चार्ल्स वुड थे। और इन्होंने भारत में भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और उस योजना को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो 1854 में थे उनके पास चार्ल्स वुड ने एक सुझाव भेजा। उस सुझाव को वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है या वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच आपने देखा कि शिक्षा से संबंधित है। जी हाँ, शिक्षा से संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा जा चुका है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आज ही की शिफ्ट में पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन का योगदान किसमें था? तो केशव चंद्र सेन के बारे में पूछा गया है। तो जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित केशव चंद्र सेन का योगदान सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों में रहा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घ्राण सूचक है? तो जो दोस्तों घ्राण सूचक के बारे में पूछा गया है तो लौंग का तेल, जी हाँ, क्लोव ऑयल जो होता है ये एक घ्राण सूचक का कार्य करता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो भारत के विदेश सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और विनय मोहन क्वात्रा जो भारत के वर्तमान में दोस्तों 34वें, जी हाँ, विनय मोहन क्वात्रा भारत के वर्तमान में जो 1 मई 2022 से विदेश सचिव की नियुक्ति की गई है। इनसे पहले जो 33वें भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे हर्षवर्धन श्रृंगला है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनर इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो विनय मोहन क्वात्रा को वर्तमान में भारत का विदेश सचिव बनाया गया है, किनके स्थान पर बनाया गया है? तो यह हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर दोस्तों 34वें यहाँ पे जो विदेश सचिव बने हैं, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। 2021 आईसीसी पुरुष 20 विश्व कप का आयोजित कहाँ किया गया था? तो दोस्तों जो अभी हाल ही में जो पुरुषों का 2020 विश्व कप का आयोजन किया गया है यह यूएई संयुक्त अरब अमीरात या ओमान में, जी हाँ, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो जगदीप धनखड़ है, जी हाँ,
जगदीप धनखड़ ने यहाँ पे शपथ ली है। और ये जगदीप धनखड़ राजस्थान से, जी हाँ, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। जी हाँ, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और यह उपराष्ट्रपति बनने वाले दोस्तों 14वें हैं। और अभी हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनाया गया है। और भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है जो द्रौपदी मुर्मू है। और भारत की प्रथम राष्ट्रपति है वह प्रतिभा पाटिल है। इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश के यूपी की जो सीएम है वह है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ तो वहां के सीएम है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है डिप्टी सीएम से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो जो केशव प्रसाद मौर्य है, जो कि दोस्तों चुनाव हार चुके थे, लेकिन इन्हें अब इस बार भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसी के साथ ब्रजेश पाठक, जी हाँ, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दोस्तों ये दोनों जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजीव कुमार कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों जो सुशील चंद्रा की जगह पर 25वीं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है। और 25वीं जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वह है राजीव कुमार। जी हाँ, राजीव कुमार जो अभी हाल ही में राजीव कुमार सुशील चंद्रा की जगह पे दोस्तों 25वीं मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गुड्डी पड़वा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है? तो जो गुड्डी पड़वा त्योहार है यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का यह चंद्र सौर कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। जी हाँ, चैत्र महीने के पहले दिन जो त्योहार मनाया जाता है वह महाराष्ट्र का दोस्तों गुड्डी पड़वा पर्व है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों जो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब है, इनकी जयंती को चिन्हित या मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी। जी हाँ, मिलाद उन नबी त्योहार जो मनाया जाता है, जिसे ईद मिलाद उन नबी भी कहा जाता है, तो यह पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती को याद करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन रबी अल अव्वल, जी हाँ, यह दिन रबी अल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने, जी हाँ, इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने में मनाया जाता है। तो अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा आता है? तो जो इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम महीना होता है वो मुहर्रम होता है। जी हाँ, प्रथम महीना होता है जिसे मुहर्रम कहा जाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन अभी जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा जा चुका है। जी हाँ, 2022 में पूछा जा चुका है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। पोटास एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? और पोटास एलम को ही दोस्तों फिटकरी कहा जाता है। तो फिटकरी का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है फिटकरी से। तो फिटकरी का यहाँ पे रासायनिक फॉर्मूला होता है यहाँ पे K2SO4 और Al2SO4, 12 यहाँ पे 12H2 है। जल के 12 अणु फिटकरी में होते हैं। और यह है दोस्तों फॉर्मूला जो फिटकरी का पोटासियम का दिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाए या विरंजक चूर्ण कहा जाए, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOCl2। जी हाँ, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका दोस्तों जो सूत्र होता है। और केमिकल नाम भी इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों चोलों से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन इस शिफ्ट में चालुक्य राजवंश से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे चोल वंश, चालुक्य वंश, समस्त वंशों का दोस्तों यहाँ पे रिवीजन करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। अब बात की जाती है कि चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी। तो पहली राजधानी की बात की जाती है, जी हाँ, चालुक्य राजवंश की प्रथम राजधानी की बात की जाती है तो वह एहोल आता है। जी हाँ, एहोल को चालुक्यों ने पहली राजधानी बनाई, है आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में 543 ईस्वी में पुलकेशियन प्रथम, जी हाँ, पुलकेशियन प्रथम के द्वारा यहाँ पे चालुक्यों की राजधानी बदलकर एहोल से बदलकर बादामी में बदल दी गई। जी हाँ, बादामी को यहाँ पे दूसरी राजधानी बनाया गया है। जी हाँ, दूसरी राजधानी बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दोस्तों पुलकेशिन प्रथम जो चालुक्य राजवंश के मुख्य शासक हुआ करते थे, इनके द्वारा एहोल से बदलकर बादामी को यहाँ पे राजधानी बना दिया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि जो 7 दिसंबर के, जी हाँ, 7 दिसंबर के समस्त यहाँ पे जो आल शिफ्ट है, जी हाँ, आल शिफ्टों के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हम देख चुके हैं। बिल्कुल 100% रियल, जी हाँ, 100% रियल आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो
आप इन 100 क्वेश्चनों में दोस्तों आपने इनके आंसर की भी मिल चुकी होंगी। आपको स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा फुल कोशिश की गई है, पूरी कोशिश की गई है कि आपको बिल्कुल सत्य फैक्ट यहाँ पे पता चले और बिल्कुल 100% रियल आंसर की दी गई है। तो दोस्तों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास, भाइयों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका अपना परिवार स्टैटिक्स आईक्यू परिवार भी बड़ा हो सके। और यह भी दोस्तों ये और जो आपके साथी है, भाई बंधु है, वह भी अपनी तैयारी को, जो दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में यदि उनकी एग्जाम है तो वह भी एनालिसिस करके आगे आने वाले एग्जाम में जाए, ताकि उनके दोस्तों 4 से 5, जी हाँ 4 से 5 नंबर दोस्तों जो एनालिसिस देकर नहीं जा रहा उन स्टूडेंट के बदले दोस्तों वह काफी आगे होने वाला है। क्योंकि एसएससी सीजीएल में दोस्तों एक नंबर की काफी अहमियत होती है। और यहाँ तो 4-5 क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, या दोस्तों जो पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाए। तो दोस्तों एनालिसिस देखना जरूरी है और खुद को एनालाइज करना भी दोस्तों जरूरी है कि वहाँ पे कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे राइट हो रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, यहाँ से किस प्रकार का और तैयारी करने की जरूरत है, किस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। जैसे दोस्तों योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जी हाँ योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो योजनाओं को एक बार कवर करके जाइएगा। पंचवर्षीय योजना, जी हाँ पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे भी कवर करके जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो समस्त जो आपने एनालिसिस में देखा है उन सभी टॉपिकों को कवर करके जाइएगा। यदि आज आपका सेशन अच्छा लगा है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है चैनल जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ यदि आज ही आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो अपडेट आपके साथ मिलती रहे। तो चलिए अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।